Hello everyone. Once again welcome to Net Biology. In this video we will discuss about some important questions for CSIR Net Life Science Examination और ये questions related है एनिमल फिजियोलॉजी यानी कि 7th यूनिट सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल से। यहाँ पे हम पार्ट बी और पार्ट सी दोनों के क्वेश्चंस को देखेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे आंसर्स के साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट बी का एक क्वेश्चन है, जून 2017 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल बफर सिस्टम ऑफ ब्लड। ब्लड का सबसे इम्पॉर्टेंट और पावरफुल बफर सिस्टम क्या है? और ऑप्शन से बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम, प्रोटीन बफर सिस्टम एंड हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम। ये चारों के चारों बफर सिस्टम है और ब्लड के बफर सोल्यूशन बनने को ये मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इनमें से भी स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा गया है, सबसे ज़्यादा पावरफुल। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप जिस भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको उसके सारे टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बफर क्या है, बफर सॉल्यूशंस क्या हुए और बफर सिस्टम कैसे इसको मेंटेन करता है। बफर सिस्टम जो पर्टिकुलर सोल्यूशन के बफर को यानी कि उसके पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए बफर किसे कहते हैं। बफर सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशंस होते हैं, सोल्यूशंस विच आर कैपेबल टू मेंटेन देयर पीएच लेवल एंड न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट्स ऑफ एसिड बेस चेंज। मतलब ऐसे सोल्यूशन जिनमें हम अगर एसिडिक चेंज कर रहे हैं या हम बेसिक चेंज कर रहे हैं तो भी उनका जो पीएच है वो वैसा ही रहेगा जैसे उनका है पहले से। ठीक है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर हम किसी में एसिडिक डाल दें, किसी के नेचर को एसिडिक बनाना चाहें तो उसमें एसिड मिला देंगे तो वो एसिडिक हो जाएगा, या बेसिक बनाना चाहते हैं तो बेसिसिटी बढ़ा देंगे तो वो बेसिक हो जाएगा। ठीक है, उसका पीएच चेंज हो जाएगा। लेकिन बफर सोल्यूशंस ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जो अपने में आए हुए चेंजेस को न्यूट्रलाइज कर सके और अपने पीएच को मेंटेन कर सके। और उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा ब्लड। ब्लड में बहुत सारे सिस्टम्स हैं और बफर सिस्टम्स क्या हुए, बफर सोल्यूशन तो ब्लड है। बफर सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं, ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जिनकी वजह से किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन का पीएच मेंटेन रहता है। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा और वो कुछ ना कुछ क्या है, बफर सिस्टम्स हैं। तो ब्लड का जो स्ट्रॉन्गेस्ट बफर सिस्टम कहलाता है वो होता है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। बाइकार्बोनेट्स बेसिस होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कोई एसिडिक चेंज आएगा वैसे ही उस एसिडिक चेंज को ये न्यूट्रलाइज कर देंगे। कौन? बाइकार्बोनेट्स। ब्लड में जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से फॉर्म होते हैं और ये जो बाइकार्बोनेट है ये एसिडिक चेंजेस को तुरंत न्यूट्रलाइज कर देते हैं जिससे ब्लड का पीएच चेंज ना हो जाए। ठीक है, the bicarbonate present in blood neutralizes acidic changes due to metabolic processes. Acidic changes जो किसकी वजह से आ चुके हैं, metabolic processes की वजह से आ चुके हैं। उन processes की वजह से जो acidic changes है, ये acidity बढ़ रही है, acidity बढ़ रही है, उस चीज़ को ये वापस से न्यूट्रलाइज करके ब्लड का पीएच मेंटेन करते हैं और ये सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाते हैं। इसके अलावा जो फॉस्फेट, प्रोटीन्स और हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम है ये भी मेंटेन करते हैं ब्लड के पीएच लेवल को। किडनीज भी हेल्प करती है रेगुलेशन में, एसिड बेस चेंजेस को, एसिड बेस बैलेंस बनाए रखती है, किडनी भी यहाँ पे हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। ठीक है, आप इसी का एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी फ्लूइड हैज़ K प्लस कंसनट्रेशन हायर देन ऑफ सोडियम कंसनट्रेशन। कौन से ऐसे बॉडी फ्लूइड है जिसमें K प्लस आयन की कंसनट्रेशन यानी पोटेशियम कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू सोडियम आयन कंसनट्रेशन। ऐसा बॉडी फ्लूइड बताना है। बॉडी फ्लूइड का यहाँ पे मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। सारे ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऐसे होते हैं जिनमें मेजर कैटायन सोडियम होता है, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा है इन चार ऑप्शंस में से जिसमें पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और हमको वो आंसर बताना है। तो हमारे पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है पेरिलिम्फ, तीसरा है एंडोलिम्फ और चौथा है CSF यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। प्लाज्मा, पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ एंड CSF। यहाँ पे एक डायग्राम है, ये डायग्राम इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, ये ऐसे ही करके मैंने डाला हुआ है पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ को दिखाने के लिए। ये दोनों ही जो फ्लूइड हैं, प्लाज्मा और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में सबको पता होता है। पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ जो प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड, वो एयर के अंदर होते हैं। उसके जो कॉक्लिया वाले, कान का जो कॉक्लिया वाला रीजन है, वहाँ पे पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ दो टाइप के फ्लूइड मिलते हैं।
जब हम सेंस ऑर्गन के बारे में बात करेंगे और एयर का स्ट्रक्चर देखेंगे, उस टाइम पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एयर कैसा दिखता है और उसके अंदर की क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे ये दो फ्लूइड मिलते हैं। पहला प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द कंपोनेंट, लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, एंड इन प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन इज हाई। यहाँ पे सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा है। मेजर कैटायन कौन है? सोडियम, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। पेरिलिम्फ, लिक्विड बिटवीन labyrinth of the air and the bone which encloses it, मेजर कैटायन इज सोडियम, ये भी रॉन्ग होगा। एंडोलिम्फ, ये अलग टाइप का फ्लूइड होता है जो कंटेन किया जाता है बाय द मेम्ब्रेनस लेबरिंथ बाय इनर एयर, मेजर कैटायन इज एंडोलिम्फ, मेजर कैटायन इन एंडोलिम्फ इज पोटेशियम। यहाँ पे ये एक स्पेशल टाइप का बॉडी फ्लूइड है जिसमें मेजर कैटायन सोडियम ना होके पोटेशियम है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। CSF, ये फ्लूइड है प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हमको पता है, और इसमें भी सोडियम कंसंट्रेशन हाई होती है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ एक ऐसा स्पेशल बॉडी फ्लूइड है जिसमें पोटेशियम कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है कंपेरेटिव टू सोडियम कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एंडोलिम्फ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलाइजिंग कैल्शियम फ्रॉम द बोन एंड इंक्रीजिंग यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट। इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है? ये वही एंडोक्राइनोलॉजी से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिसंबर 2016 में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो मोबिलाइज करता है कैल्शियम को फ्रॉम बोन और इंक्रीज करता है यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट। ऐसे हार्मोन का नाम बताना है। ऑप्शन है हमारे पास कैल्सिटोनिन, एंजियोटेंसिन 2, पैराथॉर्मोन एंड वेसोप्रेसिन। तो ये 4 हार्मोन है और इनके फंक्शंस हमको पता होने चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था जो एंडोक्राइनोलॉजी वाला पोर्शन है वहाँ से हार्मोन्स कहाँ से वो सिक्रीट होते हैं, उनका सिंथेसिस कहाँ होता है और कहाँ से सिक्रीट होते हैं, और तीसरा उनका फंक्शन। ये चीज़ तीनों पता होनी चाहिए। जितने भी हार्मोन्स आपको पता है उनके बारे में ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी हार्मोन से कोई भी चीज़ आ सकती है और उनसे रिलेटेड डिजीजेस भी पूछी जाती है कभी कभी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसका फंक्शन क्या है। तो पहले तो दो जो हार्मोन है वो एकदम सिंपल फंक्शन वाले हैं। जैसे एक एंजियोटेंसिन 2 है, इसका फंक्शन है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, आपने नाम सुना होगा। वहाँ पे ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और सल्यूट्स जिन्हें कहते हैं ये काम करता है। किडनीज में ज़्यादातर ये क्या काम करता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनका रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है ताकि इनका एक्सक्रीशन रोका जा सके। तो ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। दूसरा वेसोप्रेसिन, जिसे ADH हार्मोन भी कहते हैं, इसका मेन फंक्शन है वाटर रीएब्जॉर्प्शन का, यानी कि ये वाटर लॉस होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो इन दोनों का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। फिर बचे दो और हार्मोन जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, और वो है कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन। तो हमको कैसा क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर देना है। कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है ये रिलीज होता है बाय द थायराइड ग्लैंड एंड इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। और जो पैराथॉर्मोन है ये रिलीज होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से एंड इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। दोनों ही ब्लड कैल्शियम लेवल को दोनों ही ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट और मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। लेकिन एक का काम होता है इसके लेवल को डिक्रीज करना और दूसरे का काम होता है इंक्रीज करना। बैलेंस कंडीशन कब होती है? रेगुलेशन का मतलब होता है ना तो ज़्यादा बढ़ने देना और ना ही कम हो जाना। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशंस को रेगुलेट करना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा हो गया है किसी भी चीज़ का लेवल तो उसको वापस से सफिशिएंट लेवल पे लाने के लिए उसे कम करना पड़ेगा। अगर वो कम हो चुका है तो उसको सफिशिएंट लेवल पे लाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। तो ये दोनों ही फंक्शन करते हैं, ये दोनों ही रेगुलेशन का काम करते हैं। कैल्सिटोनिन अगर कैल्शियम लेवल क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, तो उसे वापस से सफिशिएंट लेवल पे लाने के लिए डिक्रीज करता है। और पैराथॉर्मोन जब कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो चुका है उस कंडीशन में इसको वापस पहले जैसे लाने के लिए इंक्रीज करता है लेवल को। ठीक है, तो दोनों ही एक डिक्रीज करते हैं एक इंक्रीज करते हैं, लेकिन दोनों ही क्या काम करते हैं? रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल। हमको पूछा गया है कि कौन मोबिलाइज करता है, बोन से उसको मोबिलाइज करेगा। मोबिलाइज करना मतलब उसको इकट्ठा जैसा करना। ठीक है, तो उसकी संख्या को, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा है। मतलब
क्वेश्चन हमको डायरेक्टली ये इनडायरेक्टली तरीके से पूछा गया है, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि कौन ऐसा हार्मोन है जो कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है और यूरिनरी फॉस्फेट एक्सक्रीशन इसको भी करता है। तो इन दोनों का फंक्शन रेगुलेट करना है। इंक्रीज़ कौन कर रहा है? पैराथॉर्मोन। डिक्रीज़ कौन कर रहा है? कैल्सिटोनिन। ठीक है। दूसरा इनका फंक्शन है इंक्रीजेस फॉस्फेट एक्सक्रीशन, कैल्सिटोनिन भी करता है। और फॉस्फेट एक्सक्रीशन, इट मोबिलाइज कैल्शियम फ्रॉम बोन एंड इंक्रीजेज यूरिनरी फॉस्फेट एक्सक्रीशन। दोनों ही फॉस्फेट एक्सक्रीशन को करते हैं, पैराथॉर्मोन भी और कैल्सिटोनिन भी। तो दोनों का एक फंक्शन तो सेम है, दूसरा फंक्शन भी सेम है, लेकिन एक डिक्रीज कर रहा है और एक इंक्रीज कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। हमको क्वेश्चन पूछा गया है कौन मोबिलाइज करता है, कौन इंक्रीज करता है, तो वो कौन करता है? पैराथॉर्मोन। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? एंजियोटेंसिन 2 और वेसोप्रेसिन तो एकदम रॉन्ग है। कैल्सिटोनिन रेगुलेट करता है लेकिन ये डिक्रीज करता है लेवल को, तो ये भी रॉन्ग होगा। यहाँ पे मोबिलाइज और इंक्रीज लेवल पूछा गया है, तो पैराथॉर्मोन हार्मोन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ये कहाँ से रिलीज होता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड से। क्या काम करता है? रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल। पैराथॉर्मोन यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पार्ट सी का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे पार्ट सी मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये पार्ट सी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ चुका है जून 2016 में। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन रिलेटेड है आपके नर्वस सिस्टम से, और आपको नर्वस सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन की फिजियोलॉजी का, एक्शन पोटेंशियल, जनरेशन, प्रोपगेशन, उसका कंडक्शन या ट्रांसमिशन भी जिसे कहते हैं। इन तीनों पे मैंने 3 सेपरेट वीडियोस बनाई है। मैं उसको आगे यहाँ पे ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, जिसमें आप तीनों ही वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको वो 3 चीज़ें क्लियर है, मतलब कैसे जनरेट होता है, कैसे प्रोपगेट होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है आप देख लेते हैं एक बार। द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ जाइंट स्क्विड एक्सॉन रिकॉर्डेड इंट्रासेलुलरली एट द रेस्टिंग कंडीशन, और वो कितना था? -70 मिलीवोल्ट, was reversed as the peak of action potential। पीक का जो एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या दी गई है? +35 मिलीवोल्ट। आफ्टर स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व फाइबर with a threshold electrical stimulus, this overshoot of the membrane potential has been explained in the following proposed statements। statements क्या है? The rapid increase in sodium conductance during early phase of action potential causes membrane potential to move towards the equilibrium potential of sodium, जो कितना यहाँ पे वैल्यू मानी गई है? +45 मिलीवोल्ट। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो क्या है? द सोडियम कंडक्टेंस क्विकली डिक्रीजेज टूवर्ड्स resting level after peak in the early phase, and sodium ions are not able to attain its equilibrium potential within this short time. The conductance of K plus at the early phase of action potential is increased, and that leads to the reversal of membrane potential. And fourth statement है, the increase of K plus conductance due to stimulation of nerve occurs before the change of sodium conductance is inhibited and thus causes overshoot at the peak of action potential। और हमको यहाँ पे से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा होगा यहाँ पे, लेकिन अगर आपको पता है कि कैसे जनरेट होता है तो ये काफ़ी सिंपल लगेगा। ठीक है, आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे ओवरशूट किसे कहते हैं और जनरेशन के टाइम पे आखिर होता क्या है। ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। एक जाइंट स्क्विड को लिया गया है जिसका रिकॉर्ड किया गया है क्या? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सभी का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है न्यूरॉन के केस में वो -70 मिलीवोल्ट है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या है? दोनों ही जगह, अंदर साइड को भी, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी जो चार्ज है उसमें डिफरेंस है। ठीक है, अंदर क्या होता है? अंदर नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रोटीन्स, और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू सोडियम आयंस। ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। आप जनरेशन वाला टॉपिक एक बार देख लीजिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। वहाँ पे भी कुछ कमी रह गई होगी तो मैं यहाँ पे क्लियर कर लूँगी, और यहाँ पे अगर आपको समझ ना आए तो वहाँ जाके देख सकते हैं, उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है? ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वॉज रिवर्स्ड, और रिवर्स्ड कंडीशन क्या कहलाती है? डीपोलराइजेशन।
ठीक है। रिवर्स कंडीशन मतलब बाहर का चार्ज अगर अंदर आ जाए और अंदर का चार्ज बाहर चले जाए। अंदर का चार्ज बाहर नहीं जा सकता, लेकिन बाहर कमी आ सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है वो बाहर चले जाएगा। प्रोटीन्स बाहर नहीं जा सकते हैं, एनायंस बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन बाहर का पॉजिटिव चार्ज अंदर आने की वजह से बाहर पॉजिटिविटी बढ़ सकती है और अंदर पॉजिटिविटी कम हो सकती है। ये कंडीशन हो सकती है, राइट। तो यही कंडीशन क्या कहलाती है? रिवर्स कंडीशन कहलाती है। और इस कंडीशन में क्या होता है, जो चार्ज होता है वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगता है। नेगेटिव यहाँ पे दिखाया गया है -70 मिलीवोल्ट। नेगेटिव क्यों? क्योंकि अंदर नेगेटिव चार्ज है सेल के अंदर। अब जैसे बाहर से पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा तो ये नेगेटिव धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई है कि रिवर्स हो गया है। और रिवर्स कंडीशन में डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, एट द पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल, अब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल का जो पीक है वो लेवल कितना है? +35 मिलीवोल्ट है। आफ्टर स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व फाइबर विद अ थ्रेशोल्ड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस। यहाँ पे ये थोड़ा सा इलेबोरेट और बहुत ही लंबा तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो। सिंपल सी चीज़ ये बोली गई है कि एक रेस्टिंग कंडीशन में एक न्यूरॉन है, उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और वो +35 मिलीवोल्ट तक पहुंच गया। उसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70 मिलीवोल्ट से +35 मिलीवोल्ट तक पहुंच गया थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या है? जो स्टिमुलेट करने में, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में कैपेबल हो, ऐसा स्टिमुलस, ऐसा उद्दीपन। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन क्या है कि -70 मिलीवोल्ट से -70 मिलीवोल्ट से +35 मिलीवोल्ट तक एक्शन पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो पहुंच चुका है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को, ये जो ओवरशूट हुआ है, ओवरशूट क्या है आगे हम बात करेंगे। इस ओवरशूट को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए हैं कि ये क्यों पहुंच गया यहाँ तक। -70 से ये +35 मिलीवोल्ट तक पहुंच गया, तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके लिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इनको पहले सॉल्व करना ज़रूरी है। एक बार आप इसको क्लियरली, जैसे इनडायरेक्ट तरीके से पूछा गया है, उसको डायरेक्ट तरीके से आप सॉल्व कर लोगे, कन्वर्ट कर लोगे, तो आपको ये काफ़ी सिंपल लगने लगेंगे। ठीक है, और अगर आपको थ्योरी भी पता है तो आपको पता है एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, ओवरशूट क्या होता है, और इसका जो पीक लेवल है ये कैसे अटेन किया जाता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो पहले हम देख लेते हैं ओवरशूट क्या हुआ। ओवरशूट क्या है? द रीजन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिटवीन द 0 मिलीवोल्ट लेवल एंड द पीक एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड ओवरशूट। मतलब जैसे -70 मिलीवोल्ट है ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मान लीजिए -70 मिलीवोल्ट है। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पे -90 लिखा हुआ है, लेकिन आप मान लीजिए 70 मिलीवोल्ट है। उसके बाद क्या हुआ? थ्रेशोल्ड लेवल हुआ। थ्रेशोल्ड लेवल की वजह से, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से ये एक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाता है, डीपोलराइजेशन बढ़ता जाता है और एक्शन पोटेंशियल पीक तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे जो जीरो है, ठीक है, यहाँ पे आपको जीरो दिख रहा होगा, जीरो लेवल, जहाँ पे जीरो है, जीरो से अगर ये आगे पहुंच गया है तो उस कंडीशन को ओवरशूट कहेंगे। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल ये जो डीपोलराइजेशन वाली कंडीशन है, बाहर से पॉजिटिव चार्ज अंदर की ओर आने वाली जो कंडीशन है, वो कंडीशन बढ़ती जा रही है। बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर की ओर शिफ्ट होता जा रहा है, उसकी वजह से जो जीरो वाला लेवल है वो भी पार हो जाएगा। और जैसे ही जीरो का लेवल पार होगा तो उसके बाद का जो रीजन होगा एक्शन पोटेंशियल का, वो क्या कहलाएगा? ओवरशूट। इसको कहेंगे कि ओवरशूट हो गया है। ठीक है, तो ओवरशूट ये है इसका मतलब। तो यहाँ पे भी अभी हमने देखा कि वो +35 मिलीवोल्ट तक पहुँच गया है एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस की वजह से। ठीक है, अब दूसरा है कि ये ओवरशूट क्यों होता है। At the time of depolarization, because of high permeability to sodium ions, the membrane potential goes to the level to the value that is close to the equilibrium potential of sodium. Equilibrium potential of sodium क्या है? ये एक ऐसी वैल्यू है जिसमें सोडियम सबसे ज़्यादा होता है अंदर की ओर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम सोडियम को, मतलब अंदर की ओर वो बाहर, अंदर की ओर वो जा ही रहा है, तो वो कंडीशन सोडियम की इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कंडीशन कहलाती है। और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली -60 टू -65 मिलीवोल्ट होती है। तो इसके लेवल तक ये पहुंचने लग जाता है। -45 मिलीवोल्ट जो होती है, करीब करीब यहाँ तक अगर ये पहुंच जाए
तो वो कंडीशन क्या होती है, उसके करीब पहुंचने लगता है वो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ सोडियम। ठीक है, तो ये ओवरशूट किसकी वजह से हो रहा है, सोडियम की हाई परमिएबिलिटी की वजह से। ज़्यादातर सोडियम कैसे अंदर आता है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स की वजह से। जैसे ही परमिएबिलिटी चेंज हुई, मतलब जैसे ही वोल्टेज चेंज हुई, वोल्टेज चेंज होने का मतलब है मेम्ब्रेन पोटेंशियल जैसे ही चेंज हुआ स्टिमुलस की वजह से, तो सोडियम, ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो खुल जाते हैं, सोडियम अंदर की ओर रश होने लगता है। और अंदर की ओर जितना ज़्यादा वो रश होता जाएगा, जितनी ज़्यादा स्पीड से वो जाता जाएगा, अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ता जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से -70 मिलीवोल्ट से ये पहुंच के ऊपर +35 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। तो किसकी वजह से ये हो रहा है, सोडियम के अंदर आने की वजह से, रैपिड कंडक्टेंस ऑफ सोडियम। और ये कहाँ तक पहुंच जाता है, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ सोडियम तक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, सिंपल सा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, द रैपिड इंक्रीज इन सोडियम कंडक्टेंस ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। रैपिड इंक्रीज इन सोडियम कंडक्टेंस, क्योंकि कंडक्टेंस ज़्यादा क्यों हो गई, क्योंकि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुल गए, जिनकी वजह से सोडियम अंदर की ओर आया, और इसकी वजह से क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ अर्ली फेज में। ठीक है, कॉजेज मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू मूव टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ सोडियम। यही तो इसको कॉज कर रहा है, सोडियम के अंदर की एंट्री कॉज कर रही है इक्विलिब्रियम पोटेंशियल तक एक्शन पोटेंशियल को पहुंचाने में, और इसी की वजह से ये ओवरशूट हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा इसका आंसर आ गया। तो पहला वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरे ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। तो सोडियम कंडक्टेंस क्विकली डिक्रीजेस, जो ऐसा होता नहीं है, टूवर्ड्स द रेस्टिंग लेवल एट द पीक। सोडियम कंडक्टेंस डिक्रीज नहीं होती है, रेस्ट जिस टाइम पे ये पीक पे पहुंचता है, उसके बाद रीपोलराइजेशन जब होता है, तो रीपोलराइजेशन किसकी वजह से होता है, पोटेशियम आयंस की वजह से। पोटेशियम आयंस बाहर जाते हैं, इसकी वजह से डीपोलराइजेशन की कंडीशन आती है, रीपोलराइजेशन की कंडीशन आती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। आफ्टर पीक इन द अर्ली फेज ऑफ सोडियम, आयंस आर नॉट एबल टू अटेन दिस इक्विलिब्रियम पोटेंशियल विद इन दिस शॉर्ट टाइम। ये ऑप्शन रॉन्ग है। इसके बाद दो चीज़ों के बारे में पोटेशियम कंडक्टेंस की बात हुई है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल तक पहुंचने का काम है, या जो ओवरशूट हो रहा है, वो केवल और केवल किसकी वजह से होता है, सोडियम कंडक्टेंस की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जनरेशन किसकी वजह से होगा, डीपोलराइजेशन किसकी वजह से होगा, सोडियम आयंस की अंदर की एंट्री की वजह से। रीपोलराइजेशन किसकी वजह से होगा, पोटेशियम आयंस की बाहर एंट्री की वजह से। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और वही एक्शन पोटेंशियल से ही ये रिलेटेड है। एक्शन पोटेंशियल से ही क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं इस एग्जामिनेशन में। इन द नर्वस सिस्टम, द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट द एक्सॉन हिलॉक in physiological conditions, and it is conducted to the terminal end of axon. The location specific origin of action potential and its direction specific conduction are explained by a researcher in the following proposed statements. स्टेटमेंट क्या है, फिर हम क्वेश्चन को इलेबोरेट तरीके से देखेंगे। जो पहला स्टेटमेंट है वो है, द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन हिलॉक हैज़ हाईएस्ट थ्रेशोल्ड रेशियो ऑफ एक्शन पोटेंशियल। दूसरा स्टेटमेंट है, द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन हिलॉक कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स एंड दैट मेक्स इट मोर एक्साइटेबल। द प्रोपगेटिंग एक्शन पोटेंशियल in the middle of the axon can't generate another action potential in the direction of cell body, since a large fraction of voltage gated sodium channels in the preceding portion is voltage inactivated. As the number of voltage gated sodium channels is less in the preceding portion of axon membrane, the propagating action potential in the middle of the axon cannot generate another action potential in the direction of cell body. तो अब पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन द नर्वस सिस्टम द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट द एक्सॉन हिलॉक इन द फिजियोलॉजिकल कंडीशन। मेनली क्या होता है, जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स यानी कि डेंड्राइट्स, यहाँ पे सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, लेकिन उसको एक्शन पोटेंशियल नहीं कह के ग्रेडेड पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पे हल्का सा डीपोलराइजेशन होता है और सारे डेंड्राइट्स ग्रेडेड पोटेंशियल को कंटेन करते हैं।
फिर इसको आगे भेजा जाता है सेल बॉडी के थ्रू, और फिर एक्सॉन हिलॉक में ये सारे इन सब का एडिशन समेशन होता है, और फिर डिसाइड किया जाता है कि यहाँ से आगे इसको प्रोपगेट करना है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल में डिटेल में। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ऐसा होता है, ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, एंड इट इज़ कंडक्टेड टू द टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन। उसके बाद इसको टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, ऐसा भी होता है। द लोकेशन स्पेसिफिक ऑरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है वो स्पेसिफिक ऑरिजिन जो है इसका, एंड इसकी डायरेक्शन स्पेसिफिक, यानी कि जहाँ से ये ऑरिजिन हो रहा है और इसकी जो डायरेक्शन है, एक ही तरफ की डायरेक्शन सेल बॉडी से और उसके एक्सॉन टर्मिनल तक की जो डायरेक्शन है वो, और उसके ऑरिजिन का जो स्पेसिफिक ऑरिजिन रीजन है वो चीज़ एक्सप्लेन की गई है रिसर्चर के थ्रू। ठीक है, उसने बताया है कि क्यों स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके थ्रू इसने बताया है कि क्यों यहाँ पे एक ऑरिजिन स्पेसिफिक ऑरिजिन इसका एक्सॉन हिलॉक की है, और क्यों इसकी डायरेक्शन स्पेसिफिक एक्सॉन टर्मिनल की तरफ ही है। ठीक है, ये दो चीज़ें इसने बताई है। हमको स्टेटमेंट्स में से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है कि कौन से स्टेटमेंट्स, कौन से दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहले के जो दो हैं वो किस लिए हैं, ऑरिजिन स्पेसिफिक को एलेबोरेट करते हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं दो वो किसको बताते हैं, ऑरिजिन को, और ये जो दो नीचे के स्टेटमेंट्स हैं वो डायरेक्शन को बताते हैं। तो यानी कि इनमें से दो करेक्ट होंगे। ठीक है, जो दो एकदम करेक्टली बताएंगे ऑरिजिन को और उसके स्पेसिफिक डायरेक्शन को, और दो रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं। कॉम्बिनेशंस में से हमने बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, या तो ए और बी करेक्ट होंगे, या तो बी एंड सी करेक्ट होंगे, या तो सी और डी करेक्ट होंगे, या फिर ए और डी करेक्ट होंगे। ठीक है, तो या तो ये इन दोनों में से एक करेक्ट होगा या तो इन दोनों में से एक करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसा वाला होगा। तो सी एंड डी को तो हम पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शंस किसके लिए हैं, डायरेक्शन स्पेसिफिक के लिए है, डायरेक्शन स्पेसिफिक के लिए है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए, द एक्सॉन हिलॉक मेम्ब्रेन कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है, एक्सप्लेनेशन में आप समझ सकते हैं कि जो एक्सॉन हिलॉक है, यहाँ पे मेम्ब्रेन जो होती है एक्सॉन हिलॉक की, ये सबसे ज़्यादा संख्या में कंटेन करती है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को। ठीक है, और उसके बाद जो पहले यहाँ पे से डेंड्राइट्स हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को। इसके बाद ये सेल बॉडी को इसको देंगे, और सेल बॉडी में जहाँ पे एक्सॉन हिलॉक, ये नेक वाला रीजन है, यहाँ पे समीशन होगा सारे ही एक्सॉन सारे ही एक्शन पोटेंशियल्स का, ग्रेडेड पोटेंशियल्स का, और उसके बाद जाके आगे इसको स्टिमुलेट होना है, प्रोपगेट होना है या नहीं होना है, ये डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सॉन हिलॉक है, इस कंडीशन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोडियम गेटेड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, action potential of a neuron can't travel only in one direction, can travel only in one direction। एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो दो डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर सकता, और इसकी जो ट्रेवल की जो डायरेक्शन होती है वो सेल बॉडी टू एक्सॉन टर्मिनल होती है, और उसका रीजन क्या है, रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, ये भी चीज़ हमने डिस्कस की थी इसी चीज़ में, न्यूरॉन की फिजियोलॉजी में। रिफ्रैक्टरी पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाता। ठीक है, तो जैसे जैसे एक्सॉन टर्मिनल्स की तरफ जाता है, ये एक डायरेक्शन स्पेसिफिक होती है इसकी, ऊपर से लेके नीचे तक ही ये जाएगा, कोई मिडिल से यहाँ पे इसमें जनरेट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रिफ्रैक्टरी पीरियड चलता है। जैसे ही हमने बात की कि यहाँ पे सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल ग्रेडेड पोटेंशियल्स आए, मान लीजिए एक थ्रेशोल्ड लेवल का स्टिमुलस यहाँ पे जनरेट हो गया, और इसके बाद ये डायरेक्शन इधर साइड को चली गई। तो जैसे ही सोडियम अंदर की ओर जाएंगे, तो मैंने कहा जिस टाइम पे डीपोलराइजेशन होता है उस टाइम पे सोडियम अंदर की ओर आते हैं। अगर आपको यहाँ पे डिटेल में समझ नहीं आ रहा है तो आप जाके जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल और प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल वाला टॉपिक देख सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम जो है वो अंदर की ओर जब जाता है, सोडियम के अंदर की ओर जाना मतलब डीपोलराइजेशन वाली फेज। रीपोलराइजेशन के टाइम पे सोडियम बाहर नहीं आता है, उस टाइम पे पोटेशियम बाहर आता है। दोनों के चार्ज तो सेम है, हमको तो चार्ज से मतलब है, आयन कौन सा है ये चीज़ नहीं, तो हमको चार्ज से मतलब है। रिपोलराइजेशन मतलब पहले जैसा चार्ज वापस पाना, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। बाहर पॉजिटिव कौन सा चार्ज जा रहा है इससे हमको मतलब नहीं है, कौन सा आयन जा रहा है इससे मतलब नहीं है, बाहर जो चार्ज जा रहा है वो पॉजिटिव है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अंदर की ओर जब चार्ज आता है तो वो सोडियम है। ठीक है,
वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स सोडियम की एंट्री बाहर को नहीं करवा सकते और ना ही लीकेज चैनल करवा सकते हैं, लेकिन पोटेशियम की एंट्री ये करवा सकते हैं। एक आयन चैनल केवल एक ही डायरेक्शन में आयन को फ्लो कर सकता है, दूसरी डायरेक्शन में वही आयन चैनल उसको फ्लो नहीं कर सकता। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, आयन चैनल्स पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो पोटेशियम यहाँ से बाहर जाता है किस टाइम पे? रिपोलराइजेशन के टाइम पे। अब जिस टाइम पे रिपोलराइजेशन होगा, मान लीजिए प्रोपगेशन आगे हुआ, प्रोपगेशन में क्या होता है? पहले जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है? डिपोलराइजेशन के बाद डिपोलराइज जैसे होगा वैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। एक्शन पोटेंशियल एक जगह पे जनरेट हुआ, फिर वो आगे बढ़ जाता है और यहाँ वाला पोर्शन वापस से रिपोलराइज्ड हो जाता है। लेकिन किसकी वजह से? पोटेशियम की वजह से। सोडियम बाहर पे यहाँ पे इतने सफिशिएंट नहीं है कि वो दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके, राइट? आप समझ रहे हैं? मान लीजिए जैसे ये एक पूरा एक्सॉन है और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल यहाँ से आया, एक्सॉन हिलॉक से आया, इस जगहों पे पहले एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, सोडियम की अंदर एंट्री हुई, फिर ये प्रोपगेट होगा आगे और मान लीजिए यहाँ तक बढ़ गया। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे सोडियम बाहर इतने ज़्यादा नहीं है कि दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सके, क्योंकि रिपोलराइजेशन के टाइम पे सोडियम बाहर नहीं आते हैं, केवल पोटेशियम बाहर आते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू धीरे धीरे बाहर किया जाता है। तो उस टाइम पे बाहर इतने सोडियम नहीं है कि वो दूसरा एक और एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके, और ये टाइम पीरियड रिफ्रैक्टरी टाइम पीरियड होता है। ठीक है, एक एब्सोल्यूट होता है वहाँ पे, जहाँ पे हम कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दे तभी भी ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा। तो केवल एक ही डायरेक्शन होगी इसकी। दोबारा हम इसमें ऐसा चाहें कि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए और वो सेल बॉडी की तरफ इसकी डायरेक्शन हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के लिए पहले सोडियम को बाहर पूरी तरीके से होना चाहिए, ताकि फिर से इनकी एंट्री अंदर हो और फिर डिपोलराइजेशन हो सके। लेकिन सोडियम बाहर इतने हैं ही नहीं, तो ये भी नहीं हो पाएगा और इस टाइम पे रिफ्रैक्टरी पीरियड चलेगा। इसलिए सोडियम की केवल एक ही डायरेक्शन में ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक ही डायरेक्शन में चलता है। अब एक बार स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन हिलॉक हैज़ हाईएस्ट थ्रेशोल्ड रेशियो ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये रॉन्ग ऑप्शन है। इसकी वजह से यहाँ से ऑरिजिन नहीं होता है। ऑरिजिन किसकी वजह से होता है? द मेम्ब्रेन ऑफ एक्शन पोटेंशियल कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स एंड दैट मेक्स इट मोर एक्साइटेबल। ठीक है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसका ऑरिजिन यहाँ पे से क्यों है? क्योंकि सोडियम चैनल्स यहाँ पे ज़्यादा है। अगर ग्रेडेड पोटेंशियल इतना कैपेबल है और स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस वाला है, थ्रेशोल्ड लेवल को पार करने वाला है, तो यहाँ पे के जितने भी सोडियम चैनल्स होंगे वो खुल जाएंगे और फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो पाएगा। तो यहाँ पे सोडियम जो आयन चैनल्स हैं, वोल्टेज आयन चैनल्स, वो ज़्यादा हैं। तो जितना ज़्यादा मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ेगा ग्रेडेड पोटेंशियल्स की वजह से, उतना ज़्यादा सोडियम अंदर जा पाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे ये ऑरिजिन स्पेसिफिक है। ठीक है, इनका ऑरिजिन स्पेसिफिक ये है। ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है, तो बी वाला एक करेक्ट है। फिर सी क्या कह रहा है इसकी डायरेक्शन के बेस पे? द प्रोपगेटिंग एक्शन पोटेंशियल इन द मिडल ऑफ एक्सॉन can't generate another action potential in the direction of cell body since a large fraction of voltage gated sodium channels in the preceding portion is voltage inactivated। ये चीज़ थोड़ी बहुत इसको एक्सप्लेन अच्छे से कर रही है कि ये क्या कह रहा है कि जो एक्शन पोटेंशियल है, अनदर एक्शन पोटेंशियल मिडिल पोर्शन ऑफ एक्शन एक्सॉन द प्रोपगेटिंग एक्शन पोटेंशियल इन द मिडल ऑफ एक्सॉन, कोई भी एक्सॉन का जो मिडिल पोर्शन है वहाँ से एक दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता है। अगर पहले से ही एक एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेट हो रहा है तो दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि, और वो सेल बॉडी की तरफ नहीं हो सकता है, क्योंकि लार्ज फ्रैक्शन ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स इन द प्रीसीडिंग पोर्शन, इस पोर्शन में लार्ज नंबर ऑफ सोडियम जो चैनल्स हैं वो क्या है? इनएक्टिवेटेड है, क्योंकि वो अंदर की ओर सोडियम की एंट्री करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो पहले से ही अंदर की ओर एंट्री करवा रहे हैं और सोडियम बाहर इतना ज़्यादा प्रेजेंट है ही नहीं कि वो अंदर एंट्री कर सके और दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके। तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ सेल बॉडी, और इसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सॉन हिलॉक से एक्सॉन के टर्मिनल तक ही रहेगी। ठीक है, मिडिल से ये कोई भी एक्सॉन क्या नहीं हो सकता है? एक्साइटेबल नहीं हो सकता है। एज अ नंबर ऑफ जो लास्ट वाला भी देख लेते हैं। लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? as the number of voltage gated sodium channels is less in the preceding portion of axonal membrane, the propagating action potential
इन द मिडल ऑफ द एक्सॉन कैन नॉट जनरेट अनदर एक्शन पोटेंशियल। ये चीज़ जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है एक्सोनल मेम्ब्रेन, वहाँ पे जो संख्या होती है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स की वो कम नहीं होती है। कम किसकी होती है? लीकेज आयन चैनल्स की होती है। सोडियम के लिए जो लीकेज आयन चैनल्स हैं वो कम प्रेजेंट होते हैं इस मेम्ब्रेन में, लेकिन वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन अच्छे से इसको स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट इसको अच्छे से नहीं बता रहा है। ठीक है, सेकंड वाला और जो थर्ड वाला है सी वाला, ये जो है वो करेक्टली डिफाइन कर रहा है इसकी स्पेसिफिक ऑरिजिन और इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन को। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी एंड सी वाला, यानी कि सेकंड सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बी एंड सी, इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन और इसकी स्पेसिफिक ऑरिजिन के लिए ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्टली इसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन। पार्ट बी और पार्ट सी दोनों के क्वेश्चंस को हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।